नमस्कार, आपका स्वागत है कमोडिटी 360 में। और काफ़ी बढ़त यहाँ पर हमने सोने चांदी के प्राइसेस में आते हुए देखी है। कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर मेटल्स में ऊपरी इस तरह से ज़रूर है, लेकिन टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी क्या होनी चाहिए, उस पर मदद करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियांक, पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस साल की शुरुआत अच्छी हुई है, चाहे वो प्रेशस मेटल के लिहाज से हो या ज़्यादातर बेस मेटल्स के लिहाज से। कच्चे तेल और नेचुरल गैस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। आपके टॉप ट्रेड्स आज कहाँ हैं? गुड इवनिंग मनीषा जी। आज हमारी पिक क्रूड ऑयल रहेगी। जिस तरह से हमने देखा है कि क्रूड ऑयल में लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा बढ़त दिखा है, और जिस तरह से अभी डॉलर इंडेक्स में जो टर्न अराउंड आया है 10470 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं, एंड जिस तरह से डिमांड आउटलुक जो ग्लूमी दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये जो रैली है क्रूड ऑयल की सस्टेन होना मुश्किल रहेगा ऑन द हायर लेवल्स। तो यहाँ पे सेल की रणनीति रहनी चाहिए ट्रेडर्स की फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो 6700 तक की जो रैलीज आती है वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो शॉर्ट। 6900 का स्टॉप लॉस रहेगा, फिर से हम 6400 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी पिक हमारी गोल्ड में रहेगी। जिस तरह से हमने देखा है कि गोल्ड में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा है लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में, एंड आज हमने 1850 स्पॉट गोल्ड को जाते हुए देखा है। वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन से 1850 टू 1880 वो इमीडिएट हर्डल है। मुझे लगता है कि वो क्रॉस करने के पहले एक बार गोल्ड के प्राइसेस में हम एक डिप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो डॉलर इंडेक्स में जो रैली हमने देखी है 10470 के आसपास अभी ट्रेड्स हो रहे हैं, तो वो दर्शाता है कि गोल्ड में अपसाइड पोटेंशियल फ्रॉम द शॉर्ट टर्म इट्स लिमिटेड। तो यहाँ पे सेल की रणनीति रहेगी अराउंड 55,700 के आसपास। 56,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड 55,000 टू 54,800 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ऑल राइट, तो दोनों ही जगह थोड़ी सी बिकवाली की एक्सपेक्टेशंस है। कच्चे तेल में तो गिरावट का दौर शुरू से हुआ ही है, और सोने में जिस तरह की बढ़त हम देख चुके हैं, कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। सोना एक्चुअली अपने हाई से यहाँ पर नीचे कारोबार भी कर रहा है, और भारतीय बाजारों में इसलिए ज़्यादा गिरावट नहीं है क्योंकि रुपया 2 हफ्ते के लोज पर है। यानी कि जो रुपया डेप्रिसिएशन हमने पिछले साल में आता हुआ देखा था, वो काफ़ी हद तक इस साल की शुरुआत से भी एक ट्रेंड बनाता हुआ नजर आया है। लेकिन प्रियांक, जिस तरह की गिरावट हमने नेचुरल गैस में आते हुए देखी है, पिछले क्वार्टर में मंदी थी, दिन की शुरुआत 7% की गिरावट के साथ हुई है। यहां पर क्या क्यूज हैं, और अब तो 8-8.5% की गिरावट आपकी स्क्रीन पर। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से ही कंटिन्यूसली $6 से ऑलमोस्ट अभी $4 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। जो मल्टी ईयर लोस मैं देख रहा हूँ कि अराउंड 3.7 से 3.5 इंटरनेशनल मार्केट्स में वो एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन से दिखते हैं। तो अभी भी ये एक फॉलिंग नाइफ जैसा नेचुरल गैस के प्राइसेस गिर रहे हैं। तो यहाँ पे बॉटम फिशिंग करना फायदे का सौदा नहीं रहेगा। एंड मेरे हिसाब से 342 के प्राइसेस अभी चल रहे हैं, तो यहाँ पे और भी डाउनसाइड अभी भी ट्रेंड जो है वो डाउनसाइड का दिखता है। तो यहाँ पे 310 एक लेवल्स दिखते हैं जहां तक नेचुरल गैस के प्राइसेस नेक्स्ट सपोर्ट ले सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड नेचुरल गैस प्राइसेस का डाउनसाइड की तरफ है। जो भी एक रिलीफ रैली आती है उसमें शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। ऑलराइट, खासी गिरावट यहाँ पर नेचुरल गैस के प्राइसेस में है। मल्टी मंथ लोज यूएस और यूरोपियन यूनियन के गैस प्राइसेस में, और जिस तरह के टारगेट्स हैं, जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, अभी भी यही प्रपोज करते हैं कि यहाँ से भी और गिरावट देखने को मिल सकती है। मनोज जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इस सत्र में कहाँ है? नमस्कार मनीषा जी, सबसे पहले तो आपको और सारे व्यूवर्स को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात करें तो थोड़ा मिक्स्ड ट्रेंड है। हम देख रहे हैं कि स्पाइसेस पैक में जीरा में लगातार तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। वहीं हाँ, अगर हम कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कपास और कॉटन सीड ऑयल केक में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। और हम देख रहे हैं कि ग्वार कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कंसोलिडेशन के फेज में है। तो पहली पिक यहाँ पे ग्वार सीड जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में रहेगी 5,930 के स्तर पर यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। 5,880 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य ऊपर में 6,030 का रहेगा। वहीं स्पाइसेस पे एक में हमने देखा है कि कोरिएंडर में यहाँ पे लोअर लेवल्स पे अच्छे सपोर्ट्स देखने को मिले हैं। 8,000 का स्तर अभी यहाँ कुछ सेशन से जो होल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे 8,050 के आसपास जो है बाइंग की सलाह रहेगी। 7,960 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य ऊपर में 8,250 से 8,280 तक का रख सकते हैं।
ऑलराइट, मैं जीरे पर लौटना चाहूंगी मनोज जी, क्योंकि जिस तरह की बढ़त हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, क्या वो सस्टेनेबल है? क्योंकि पिछला साल 16,000 पे कारोबार कर रहा था, इस साल की शुरुआत 32,000 से हुई, 34,000 ऑलरेडी हम कारोबार कर रहे हैं, अपर सर्किट पे यहाँ पर कारोबार है। कितनी और तेजी आपको जीरे में फिलहाल नजर आती है, और क्या इन हाई प्राइसेस का मांग पे कोई इम्पैक्ट है? बिल्कुल मांग पे असर जो है देखने को मिलेगा मनीषा जी आने वाले समय में, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब भी किसी कमोडिटी के जो प्राइस है वो एक उसके लेवल से ऊपर गए हैं, तो डेफिनेटली वहां पे उसका मांग पे असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आया है। फंडामेंटल काफी मजबूत थे, और अभी यहाँ पे नए क्रॉप में समय है 1 से 1.5 महीने का, तो उसके चलते हम यहाँ पे एक अप्रत्याशित बढ़त जो है कीमतों में आते हुए देख रहे हैं। लेकिन हमारी निवेशकों को यही सलाह रहेगी कि अब इन लेवल्स पे कोई भी फ्रेश बाइंग करके बचना चाहिए, और इवन अगर यहाँ पे अगर होल्डिंग पोजीशन है लॉन्ग की, तो वहां पे मुनाफा वसूली करते रहें, क्योंकि जब भी यहाँ पे करेक्शंस आएंगे तो बड़े शार्प करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली भी बात करें तो काफी ओवरबॉट जोन में अभी कमोडिटी दिख रही है, तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। इवन यहाँ पे अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो मुनाफा वसूली करते रहें। मनोज जी, आपने गुआर में कहा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है, पिछले साल की तेजी हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखी है। नियर टर्म में क्या क्यूज हैं अगर इस महीने की, इस क्वार्टर की बात की जाए? अगले 2 से 3 महीने में मनीषा जी यहाँ पे ग्वार सीड की अगर बात करें तो 6,300 6,400 के स्तर जो है वो फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक शार्प रनअप जो है कीमतों में देखने को मिला था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक रेंज में काफी समय से कमोडिटी कंसोलिडेट कर रही है, और अभी रेंज के ब्रेकआउट के नजदीक अगर हम फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ 6080 जो है वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, और आज हमने उसके ऊपर कीमतों को जाते हुए भी देखा था। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, और नेक्स्ट एक क्वार्टर की अगर बात करें तो 6,400 तक के स्तर भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे ग्वार सीड की कीमतों में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, एक और पैक जहां पर बात करनी चाहिए वो है मेटल्स, और प्रियांक आज दूसरे दिन लगातार यहां पर तेजी देखने को मिली है। ग्लोबल ब्रोकरेजेस की माने तो वो अभी भी मेटल इक्विटी स्टॉक्स में यहां पर बाइंग रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। आपको लगता है अंडरलाइन कमोडिटी उस लिहाज से कारोबार करेगी? देखिए, अंडरलाइन कमोडिटी मेरे हिसाब से कॉपर अभी भी 700 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही है। तो यहाँ पे जब तक 700 का लेवल्स इंटैक्ट है, बायस साइडवेज टू स्लाइटली पॉजिटिव साइड पे रहेगा। अभी 724 के रेट्स चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जिस तरह से अभी मार्केट्स खुलेंगे और जिस तरह से डिमांड का पिक्चर क्लियर होगा चाइना से, तो वो एक सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा। बट एक नेगेटिव जो आउटकम दिख रहा है वो डॉलर इंडेक्स से है। डॉलर इंडेक्स में जो हमने आज एक शार्प रिबाउंड देखा है 10480 के आसपास है, तो वो एक डेंट रहेगा इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ओवरऑल कमोडिटी बास्केट पे। तो कॉपर के प्राइसेस में मैं इमीडिएटली मैं कहूंगा कि 710 से लेकर 700 ये सपोर्ट्स अगर होल्ड होते हैं तो बायस पॉजिटिव रहेगा फॉर 740 750 ऑन द हाईएस्ट। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी मेटल्स में देखने को मिल सकती है, स्पेशली कॉपर, जहां पर सपोर्ट फिलहाल इन स्तरों पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेजुअल अपमूव यहां पर अब भी जारी है। लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया मनोज जी, प्रियांक हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय भी देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना और ग्रीन इंडिया के डायरेक्टर इंद्रशेखर सिंह। उनसे जानेंगे कि जितनी सब नीतियां यहाँ पर एग्री स्पेस में सरकार ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की हैं, उनका क्या असर हम 2023 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस ब्रेक के बाद 2022 खत्म हो चुका है, लेकिन बीते साल सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनका असर मौजूदा साल में भी शायद पड़ेगा। जैसे 7 एग्री कमोडिटी वायदा का बैन 1 साल के लिए और बढ़ाया गया, एमसीएक्स पर कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट का ना होना, इसका क्या होगा बाजार पे असर, और जो एक्सपोर्ट बैन्स यहाँ पर लगे हुए हैं, चाहे वो गेहूं है या आटा है या चीनी के एक्सपोर्ट्स पे जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन सब का 2023 में क्या निकाल है। हमारे साथ हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना और इंडिपेंडेंट एग्री पॉलिसी एनालिस्ट इंद्रशेखर सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। विजय जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। और जिस तरह से सबसे पहले तो ऑन ग्राउंड जिस तरह की नीतियां रही, चाहे वो गेहूं बैन करना था या उसके बाद गेहूं के प्रोडक्ट्स में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, चीनी पे एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाना, आप पहले तो ये एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस कैसे देखते हैं? मनीषा जी, सबसे पहले आपको नए साल की बधाई। आपको भी और आपके दर्शकों को भी। देखिए, जहां तक बात है सरकार की जो पॉलिसी है एक्सपोर्ट बैन को लेके है, और उसके बाद फिर वायदा कारोबार के ऊपर बैन लगाने की बात है। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीजें मार्केट लिंक्ड हैं,
और इससे एक बात ये समझ में आती है कि कहीं ना कहीं सरकार को शायद अभी भी हिंदुस्तान के प्रोडक्शन सिस्टम पे या उसके फोरकास्टिंग सिस्टम पे पूरा भरोसा नहीं है कि जो क्लेम किया जा रहा है बाय डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स वो वास्तव में होगा। क्योंकि अगर उसकी रिलायबिलिटी होती और सरकार को ये पता होता कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्रोडक्शन एस्टिमेट्स दिए हैं वो खरे उतरेंगे, तो इस तरह के बैन की और रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं थी। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या हमारे सिस्टम में जो एक्सपोर्टर्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने उस सिस्टम को मॉनिटरिंग से दूर रखा हुआ है? क्योंकि जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमने देखा था गेहूं के रेट बढ़े थे और भारत में रेट उस समय 20-22 थे, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 40 से 45 रुपए थे। तो वहां पे मुझे लगता है बैन करने की जगह सरकार को मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स करना चाहिए था, ताकि व्यापार चलता रहे और किसानों की और देश की आमदनी होती रहे। और जो जैसे हमने इसमें क्रूड में किया था कि विंडफॉल गेन टैक्स, आप एक्सपोर्टर्स पे विंडफॉल गेन टैक्स लगा सकते थे, लेकिन ट्रेड को रोकना एक बहुत डिसरप्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि दोबारा ट्रेड शुरू करना, दोबारा व्यापारियों को बाजार जाना, कस्टमर का कॉन्फिडेंस लेना, ये हरकुलियन टास्क हो जाता है और इससे देश की क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन में आती है। और जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है कि हिंदुस्तान को हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाना है, खासकर एग्रीकल्चर में, ताकि किसानों को अच्छा रेट मिले, इस तरह के जो डिसरप्शंस होते हैं ये कॉन्फिडेंस शेक करते हैं। और मुझे लगता है सरकार को इस पे गहन चिंतन करके एक अल्टरनेट स्ट्रेटेजी पे काम करने की जरूरत। वेल एब्सोल्युटली, क्योंकि बंद करने से कुछ नहीं होता, बंद स्टार्ट करने से, वो स्टार्ट एंड पॉज में बहुत सारी यहाँ पर एनर्जी चली जाती है। इंद्रशेखर जी, सिर्फ एक्सपोर्ट की बात नहीं थी, जहां तक इंपोर्ट्स की बात है यहाँ पर भी हमने देखा है कि ड्यूटी फ्री को एक्सटेंशन मिला है, चाहे वो दालें हैं या खाने के तेल। जी मनीषा जी, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबको और सारे के सारे जो दर्शक जो देख रहे हैं। देखिए, मुख्य मुद्दा ये है कि भारत सरकार में कोई बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं, लेकिन भारत की जो कृषि नीति है एक प्रकार की दो नाव की सवारी कर रही है। एक तरफ हम लोग कहते हैं हमें मार्केट लिबरलाइजेशन चाहिए, एक तरफ हम लोग कहते हैं हमें फ्री मार्केट चाहिए। फिर जब वो मौका आता है फ्री मार्केट में भारतीय किसानों को आगे बढ़ने का, तो हम लोग जो है एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं। और जिस समय हमारे देश में मतलब ऑयल सीड्स और दाल के लिए हमें एमएसपी के साथ स्पेशल बोनस देना चाहिए, उस समय हम लोग ड्यूटी खोल रहे हैं। तो ये एक समझिए दो नाव की सवारी एक बार में करना है ना। इसमें भारतीय किसानों का फायदा है, ना इसमें भारतीय जो लोग खाना खाते हैं उनका फायदा है। फायदा इसमें कुछ चंद लोगों का है जो इस पूरी प्रणाली से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। और मैं इसमें आपका जो है ध्यान जो है दाल स्कैम के बारे में ले जाना चाहूंगा। तो 2015 में जो हुआ था, मोदी सरकार के 1 साल हुए थे, उस समय चंद कंपनियों ने भारत के उस समय के जो कानून थे उनका इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा धूल झोंकी किसानों के ऊपर और देश के ऊपर। दाल का दाम 200, तूर दाल का दाम 200 रुपए से ज्यादा बढ़ गया था। तो देखिए, ये वही सारी चीजें जिनको किया जाए। फिर भारत सरकार ने कृषि कानून लाए जिसमें बड़ी मार्केट लिबरलाइजेशन की बात करी, बोला कि नहीं हम सब चीज खोल देंगे, एसेंशियल कमोडिटीज खोल देंगे। और उसी कानून को वापस लेने के बाद आप देखिए अगले साल ही इन्हें एक्सपोर्ट बैन करना पड़ा। तो ये कुछ एक बहुत ही ज्यादा पेचीदी सिचुएशन है जिससे भारत डील कर रहा है। एक तरफ हमारे पास जो किसानों के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब है लैंड सीलिंग है, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है आप खुल के नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार की हर बार ये कोशिश रहती है कि मार्केट फ्री मार्केट हो, लेकिन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड हो। तो ये जो है किसानों के लिए नहीं ठीक होगा। एक तरफ आप कमोडिटी ट्रेडिंग बैन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप फ्री मार्केट को कर रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी चीज हो रही है भारत के साथ। इसमें डिटेल में आएंगे, लेकिन विजय जी, ये जो सारी चीजों के बारे में हमने बात करी, इंडिया इसमें इकलौता नहीं था। हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी सेल्फ प्रोटेक्टिव नीतियां हमने बहुत सारी दूसरी कंट्रीज से भी आते हुए देखी। ये बिल्कुल सही है। देखिए, जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी, कोविड के समय में लॉकडाउन था, ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी, तो हर कंट्री जैसा नेशन फर्स्ट के अप्रोच पे था। और इसका कारण ये रहा कि इतनी अनसर्टेनिटी थी कि बहुत सारी दुनिया, अगर आप हिंदुस्तान को छोड़ दें, इवन चाइना, यूरोप, अमेरिका, बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज, इवन डेवलप्ड नेशंस, ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास इतनी वाइड एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन और वो सब चीजें इन हाउस पैदा करे जी। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार पे बहुत निर्भरता थी। और कोविड ने उस सिचुएशन को एक्सपोज कर दिया कि इंटरनेशनल ट्रेड इज फुल ऑफ रिस्क। अगर कोविड जैसे हालात होते हैं, आपको खाने को भी नहीं मिलेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि अब हर देश को ये बात समझ में आ गई, तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, कम से कम फूड सिक्योरिटी में वो कम होता जाएगा। हर कंट्री कोशिश करेगा कि अपने यहाँ पे एनफ प्रोडक्शन किया जाए ताकि फूड सिक्योरिटी, मिनिमम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए जी। एक बात ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन सिचुएशन में स्थिति थोड़ी सी विचित्र हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ कमोडिटीज, खासकर कार्बोहाइड्रेट जिसको हम व्हीट, राइस, मक्का, शुगर बोलते हैं, हमारे यहाँ ये सरप्लस है, और दूसरी तरफ एडिबल ऑयल एंड प्रोटीन हमारे यहाँ शॉर्टेज में। इन स्थिति को देखते हुए एक तो बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत है ताकि देश की फूड सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर सकें, लेकिन वहां पे चैलेंज दूसरा आता है। एक तरफ हम बात करते हैं फूड इन्फ्लेशन की जी। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं मोर इनकम फॉर फार्मर्स। अब ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। यहाँ पे सरकार को वर्केबल कॉम्प्रोमाइज पे काम करना होगा, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सब्सिडी और थोड़ा कस्टम ड्यूटी, इस कॉम्बिनेशन को साथ में रख के अगर हम चलेंगे तो किसानों की आमदनी भी रहेगी और फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू आएगा वो है पॉलिटिकल डिस्क्रिशन जी। उसको हमें एड्रेस करना होगा और उसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को एक नीति बनानी चाहिए कि उदाहरण के लिए कि अगर गेहूं के रेट 25 रुपए क्रॉस करेंगे तो हम ये कदम उठाएंगे, 30 रुपए क्रॉस करेंगे तो हम ये कदम उठाएंगे। अगर एक ट्रांसपेरेंट इंटरवेंशन पता रहे तो व्यापार भी सजग रहेगा, किसान को भी पता रहेगा, इंपोर्टर को भी पता रहेगा, तो एक ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल डिस्क्रिशन होता है, इससे जो हम बिजनेस वर्ड में बोलते हैं पॉलिटिकल रिस्क बढ़ जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट घटता है, ट्रेड रिलेशन खराब होते हैं और उससे ना तो किसान का फायदा होता है और होर्डिंग और बाकी जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं वो शुरू हो जाती हैं, जिससे कंज्यूमर का भी नुकसान। एब्सोल्युटली। तो एक क्लियर पॉलिसी की यहाँ पर जरूरत है, लॉन्ग टर्म और ट्रांसपेरेंट जो हो और जो इंप्लीमेंट भी करी जा सके, तो ही यहाँ पर इसका एक निकल सकता है। इंदुशेखर जी, एक फाइनल सवाल आपसे है, यही हाल काफी हद तक फ्यूचर्स ट्रेड का भी है। वो एक प्लेटफॉर्म है, ऑफ कोर्स किसी किसी कमोडिटी में शायद यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि शायद नहीं ट्रेड होना चाहिए क्योंकि नैरो कमोडिटीज हैं, ज्यादा इंपोर्ट होता है, इजीली स्पेकुलेटेड बन जाती हैं वो यहाँ पर। लेकिन क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसे तर्क हैं जो लगाए जा सकते हैं जिससे काम यहाँ पर आसान हो जाए? देखिए मनीषा जी, अंडा और हलवा साथ में नहीं खाया जा सकता है। या तो आप अंडा खा लीजिए या तो हलवा खा लीजिए, ठीक है। यही कुछ सरकार भारत की जो कृषि नीति जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, ये कुछ उसी प्रकार की है। या तो आप इसको पूरी तरीके से एक लिबरलाइजेशन की ओर बढ़ाइए, जहां पे किसान का भी उतना हक है, जहां पे हर व्यक्ति जो इस इकोनॉमी में जुड़ा हुआ है उसको जो है उसके साथ कम से कम सरकारी रोक टोक हो। अब आप कह रहे हो किसानों को तो आपने बांध दिया है और कमोडिटी वालों को हर बार में आपके नए नए अनाउंसमेंट आ जाते हैं, तो ना कमोडिटी वाले ढंग से काम कर पाते हैं ना किसान ढंग से काम कर पाते हैं। थोड़ा सा चाहिए। फाइनल सवाल है, मैं दो टिप्पणी और आपसे करूंगा क्योंकि दो सरकार की और स्कीमें थी। एक तो थी जो गरीब कल्याण योजना को जो रोका सरकार ने और न्यूट्रिशन कम किया, और अभी जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी में 5 किलो अनाज कम किया है। ये भी देखिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है इस स्कीम का फूड इन्फ्लेशन से। भारत का जो है इस समय आपका जो सप्लाई स्टॉक है, फूड सप्लाई स्टॉक स्ट्रेटेजिक, वो बहुत कम है और सबसे मिनिमम पे ही सरकारी आंकड़े हैं। एक तरफ से आपने कहा कि हम 5 किलो राशन देंगे सबको, मतलब उसमें से धान होगी उसमें और गेहूं होगा और एक और सीरियल हो सकता है, दाल उसमें से हटा दी है। अब भारत की स्ट्रेटेजिक रिजर्व इस समय है नहीं। अगर 2 और फसलें खराब हो गई तो भारत के अनाज कहां से आएंगे, भारत में खाना कहां से आएगा? और अगर इस स्कीम को और बढ़ाया जाएगा तो इसमें जानबूझ के एमएसपी को कम किया जाएगा और किसानों के ऊपर और जमीन के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो भारत सरकार को अब एक बार मत बना लेना चाहिए कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। अगर वो सच में फ्री मार्केट की ओर बढ़ना चाहते हैं तो फिर ढंग से फ्री मार्केट करें, और अगर फ्री मार्केट नहीं कर सकते हैं तो हलवा और अंडा साथ में ना पकाएं। मेरा ये सुझाव है। राइट, वो मेरे को इमेजिन करके भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है वो आपका अंडा और हलवा, बट आई गेट योर पॉइंट कि ऑफ कोर्स जिस तरह की नीतियां हमने पिछले साल में यहाँ पर बनते हुए देखी हैं, उनका असर यानी कि हम इस साल में भी देखेंगे। अगर ऐसे ही हम बैक एंड फोर्थ करते रहे तो क्लियरली वो जो एक बैलेंसिंग एक्ट है सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में, वो हम यहाँ पर शायद नहीं बना पाएंगे। लेकिन बहुत ही बेहतरीन आप दोनों की तरफ से यहाँ पर सजेशंस आए हैं। हम होप करते हैं सरकार इन्हें सुनती है और काफी इजीली इंप्लीमेंटेबल भी हैं। अगर वो हो पाए तो बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का समय है। विजय जी एंड इंदुशेखर जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।